वेलकम बैक टू द चैनल फ्रेंड्स। ये वीडियो मेरी बाकी चैनल की वीडियो से डिफरेंट होगी क्योंकि इसके अंदर हम बात करते हैं जो करंट मैक्रो इकॉनमी की सिचुएशन है या जो न्यूज़ है उसके ऊपर हम बात कर रहे होते हैं, जो कि नॉर्मल मैं अपने चैनल के ऊपर बात नहीं करता। मैं अपने नॉर्मल चैनल के ऊपर पर्सनल फाइनेंस, प्रोडक्टिविटी, रियल एस्टेट, इमिग्रेशन, रीलोकेशन, इस इन चीज़ों के ऊपर बात कर रहा होता हूँ। बट इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर या इस सीरीज़ के अंदर आज ये एक आई थिंक थर्ड वीडियो है जो हम अपलोड कर रहे हैं। इसके अंदर मैक्रो इकोनॉमी के ऊपर बात करते हैं, हम न्यूज़ के ऊपर बात करते हैं, बल्कि इसके अंदर ऐसे टॉपिक्स के ऊपर बात करते हैं जो मैं रेगुलरली अपने नॉर्मल वीडियोज़ के अंदर डिस्कस नहीं करता। की पुरानी वीडियोज़ का लिंक आपको प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगा। ये प्लेलिस्ट के अंदर भी आप देख सकते हैं। ट्राई करते हैं कि इसके अंदर जो भी हम टॉपिक्स कवर करें, वो एक सीरीज़ में कवर करें ताकि आपको चैप्टर्स जो हैं वो नीचे आराम से मिल जाएँ और उन चैप्टर्स को देखकर आप अपनी अगर आपको स्किप अराउंड करना है तो आप स्किप अराउंड कर सकते हैं। यासीन का जो सोशल मीडिया हैंडल है वो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मुझे लिंक्डइन पे फॉलो कर लें, लिंक्डइन यासीन का भी अवेलेबल है, उसको भी आप देख सकते हैं। विदाउट फर्दर डू लेट्स बिगिन। ऑलराइट एवरीबॉडी, थैंक यू वेरी मच जॉइनिंग अगेन। ये आज हमारी तीसरी एपिसोड है जिसमें मैं और वरी ने मिलके हमने एक इनिशिएटिव लिया है कि हम वीकली बेसिस पे इन्वेस्टर अपडेट्स दें, जिसमें कि हम बताएंगे कि मैक्रो के लेवल पे मार्केट्स में क्या हो रहा है, क्या इवेंट्स हुए हैं, क्या चेंजेस हैं, क्या पॉलिसी डिसीजंस आ रहे हैं यूएस की तरफ से, ताकि आप लोग अवेयर हों कि भाई फाइनेंशियल मार्केट्स में क्या हो रहा है। क्योंकि डे बाय डे चीज़ें चेंज होती हैं और अगर आप आंखें बंद करके इन्वेस्टिंग कर रहे हैं तो आई थिंक दैट्स नॉट अ राइट स्ट्रेटजी। और ये फाइनेंशियल एडवाइस बिल्कुल भी मत लीजिएगा इसको। ये हम सिर्फ नॉलेज शेयरिंग कर रहे हैं आपके साथ, ताकि आपको पता हो कि मार्केट्स में क्या चल रहा है। तो मेरे साथ मेरे फ्रेंड मौजूद हैं। वली, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम यासीन, हाउ आर यू? क्या चल रहा ठीक है? ठाक, बिल्कुल बिल्कुल ठीक ठाक। यार तो इट्स अमेजिंग कि तीसरी है और अब बहुत आराम से हो रही है। मतलब पहले हम लोग सोच रहे थे क्या टाइम होगा क्या नहीं होगा, बट आई थिंक ये हमने इजी को रखा था ना हमेशा से कि इसको फ्रिल फ्री और फ्रिक्शन फ्री जो है ना रखेंगे, तो उसकी वजह से ये अच्छा चला। और मैं एक चीज़ और सोच रहा था कि ना सिर्फ इसमें इन्वेस्टमेंट्स में, बल्कि हम इसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि जनरल नॉलेज की हो सकती हैं, हम वो भी डिस्कस कर सकते हैं। जस्ट टू हैव डिफरेंट पर्सपेक्टिव, ट्राई करेंगे कि इसको हाफ एन आवर तक रखें और उसके अंदर जितनी चीज़ें मैक्सिमम हो सकें वो डिस्कस कर सकें। और आज थोड़ा-सा डिफरेंट इस तरह से होगा कि थोड़ा-सा हम पिक्टोरियल ट्राई करेंगे कि थोड़ा-सा वो नज़र भी आए, क्योंकि हम जब बात कर रहे होते हैं तो उसकी ग्राफ्स नज़र नहीं आ रहे होते। तो अभी हम ट्राई करेंगे कि इसके अंदर कुछ ग्राफ्स आएँ, कुछ न्यूज़ आएँ, वो सारी चीज़ें इसके अंदर नज़र आती रहें। बिल्कुल। और जो देखने वाले हैं प्लीज़ हमें फ़ीडबैक दीजिए, कमेंट्स में डाल के हमसे क्वेश्चन कीजिए, क्योंकि आपकी जो एंगेजमेंट है वो बहुत मैटर करती है। और कोई भी अगर आपने कोई नई चीज़ आपने इसमें सुननी है हमसे, या आप चाहते हैं कि हम थोड़ा-सा टॉपिक डिफरेंट करें या चेंज करें, तो प्लीज़ हमें बताइए कि आप क्या सुनना चाहते हैं, ताकि हम उसको कंसीडर करें अपनी नेक्स्ट एपिसोड में। और दिस इज़ ऑल अबाउट योर एंगेजमेंट। अगर आप हमें फ़ीडबैक देंगे तो मज़ीद हमें हेल्प होगी इसको रिफ़ाइन करने में। राइट। सो 5-6 चीज़ें हैं, बल्कि थोड़ी-सी ज़्यादा ही हैं, जो हम आज डिस्कस करना चाह रहे हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थोड़ा-सा वॉर को अगर डिस्कस कर लें कि वॉर तो मुझे लग रहा है कि अभी फ़िलहाल नहीं रुकने वाली है। जिस तरह से दोनों साइड से, ईरान से और इज़राइल से, और ईरान ने काफ़ी ज़्यादा उसके अंदर आई थिंक एग्रेसिवनेस दिखाई भी है और दिखाना भी चाहिए, क्योंकि आप किसी की भी बेल बजा के भाग जाएँ, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। आपको फिर उसकी रिपरकशंस फेस करने पड़ते हैं। सो हाँ। जो भी हो रहा है वो सही नहीं है, बट दिस इज़ व्हाट इट इज़। इसी तरह के कंडीशंस में हमें आई बिलीव के कुछ अरसे तक रहना पड़ेगा। बट आई होप कि जो लोग वॉर के अंदर इस वक्त हैं और पिछले 2 साल से 3 साल से जो लोग उसके अंदर गुजार रहे हैं टाइम, इट्स नॉट ईजी। घर चले जाते हैं, लोग चले जाते हैं, इट्स नॉट ईजी एट ऑल। बट जो लोग दूर से बैठकर इसको देख रहे हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट ये है कि आप इससे थोड़ा सा लेसन लें और अपने आप को स्ट्रांग करें। और हमेशा इसको अपॉर्चुनिटी नहीं देखना चाहिए जो भी वॉर हो रही है। मैंने पहले भी बोला था, हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं इस चीज़ को, हमें अपॉर्चुनिटी नहीं लेना चाहिए। बट एट द सेम टाइम कोई भी गवर्नमेंट आपको नहीं सपोर्ट करेगी। सो यू हैव टू बी योर ओन फैमिली के लिए जो भी है वो आपको अपना खुद ही अपना सिस्टम बनाना है। तो उसके लिए अपने आप को थोड़ा सा न्यूज़ से भी जो भी चल रही है न्यूज़ उससे पता होना चाहिए कि क्या चल रहा है दुनिया में। सो बिल्कुल। इसमें एक सबसे चीज़ मैं पहले और मेरे करूँगा ख्याल से, वली कि हाँ। एक तो ये जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है, जो कि बहुत तेज़ी से चेंज हो रही है, और उसका इम्पैक्ट आता है हर किसी के ऊपर। आपकी जो लाइफ़ लाइफ़ है, आपकी फाइनेंशियल लाइफ़ है, आपकी फैमिली लाइफ़ है, उन सब पे इम्पैक्ट आता है। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आजकल के ज़माने में, क्योंकि चीज़ें इतनी तेज़ी से चेंज हो रही हैं, आपको नहीं पता कि नेक्स्ट 3 इयर्स में क्या होने वाला है। तो यू शुड बी ऑन टॉप ऑफ दीज़ न्यूज़। और इसके अलावा ये जो एआई की वजह से जो चेंजेज़ आ रही हैं, अभी हम इसको भी आज के अपने एजेंडा में डिस्कस करेंगे, किस तरह से जॉब नहीं
नेचर जो है वो भी चेंज हो रही है और किस तरह से कंपनीज़ जो है वो श्रिंक कर रही हैं जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ बिकॉज़ ऑफ एआई। तो उसके बारे में भी अवेयर होना बहुत ज़रूरी है ताकि आप अपने आप को प्रिपेयर कर सकें कि व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट। एग्जैक्टली तो अगर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आफ्टर वॉर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है अगर हम इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो भाई ये दोबारा से फेड ने जो है इंटरेस्ट रेट्स को फिलहाल पॉज किया हुआ है जबकि यूरोप ने और पूरी दुनिया ने में इवन पाकिस्तान जैसे मुल्क में भी आजकल इंटरेस्ट रेट्स नीचे जा रहे हैं सो इस पे क्या कहोगे और अभी हम यूरोप की भी बात करेंगे बट व्हाट अबाउट फेड और ट्रम्प के क्या हाल है इसकी वजह से ट्रम्प ने तो इसके ऊपर दोबारा से अटैक किया है। कल उसको बोल रहा है कि पावल जो है इज़ टू स्लो और टू लेज़ी, इस तरह की उसने लैंग्वेज यूज़ की है। और मेरे ख़्याल में इसमें 2-3 चीज़ें हैं। एक तो ये कि जितने भी बड़े-बड़े पंडित्स हैं, वो तो सब कह रहे हैं कि भाई रेट कट होना चाहिए क्योंकि पूरी दुनिया में मेजर सेंट्रल बैंक जो हैं वो रेट कट कर रहे हैं। यूरो ज़ोन में भी काफ़ी ज़्यादा रेट कट शुरू हो गए। इनफैक्ट स्विस बैंक ने तो ज़ीरो कर दिया है, अपना जो सेंट्रल बैंक का जो इंटरेस्ट रेट है। तो जो बड़े-बड़े फाइनेंशियल पंडित हैं, वो तो ये कह रहे हैं कि भाई क्यों फेड जो है अभी तक रेट कट नहीं कर रहा। लेकिन मेरे ख़्याल में अगर फेड की जो जो एफओएमसी की मीटिंग नोट्स वगैरह हम पढ़ते हैं, तो उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि भाई जो यूएस इकोनॉमी है, वो अभी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और अगर हम इन्फ्लेशन ट्रेंड देखते हैं, तो वो ठीक है 9% से नीचे आ गया है, लेकिन अभी भी वो 3 के ओवर होवर कर रहा है। यानी कि अगर कोर इन्फ्लेशन देखते हैं ना जिसको वो कहते हैं माइनस फूड एंड एनर्जी। तो जो कोर इन्फ्लेशन है वो फेड मॉनिटर करता है कि भाई वो क्या है और वो जो है काफ़ी स्टिकी है यानी कि वो चेंज नहीं हो रही, वो 3 के आसपास ही मूव कर रही है। और फिर जो अभी इम्पैक्ट आने वाला है इस ट्रेड वॉर के बाद, क्योंकि हुआ ये था कि जब टैरिफ्स अनाउंस हुए थे ना, तो जितने भी यूएस बिज़नेसेस थे, उन्होंने एक्स्ट्रा इन्वेंट्री मंगवा ली थी उस डेडलाइन से पहले। तो वो इन्वेंट्री अभी तक चल रही है। लेकिन जब वो नई इन्वेंट्री ऑर्डर होगी, तो फिर वो नई प्राइस रिफ्लेक्ट होगी उन उन प्रोडक्ट्स के ऊपर। तो उसका जो इफ़ेक्ट आएगा वो हमें पता चलेगा अगस्त में, सितंबर में, अक्टूबर में जाके। तो फेड का पॉइंट ऑफ व्यू है कि हमें प्राइस हाइक अभी नज़र आएँगी इन द नेक्स्ट 3-4 मंथ्स, तो इसलिए वो प्रिकॉशनरी लेवल पे जो है ना रेट को कट अभी नहीं कर रहे। हालाँकि जो इकोनॉमिक सिग्नल्स हैं वो तो वीक हो रहे हैं, जो कि सब इस पे शोर मचा रहे हैं। लेकिन फेड का पॉइंट ऑफ व्यू है कि भाई क्योंकि अभी तक हमें इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है, जॉब नंबर्स भी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हैं, लेकिन और अभी मज़ीद इन्फ्लेशन स्पाइक्स आएँगी, इसकी वजह से वो अभी से पहले से रेट कट नहीं कर रहे हैं। तो ये इनका पॉइंट ऑफ व्यू है। लेकिन जैसे कि तुम देख रहे हो कि चार्ट के ऊपर नज़र आ रहा है कि ऑलमोस्ट प्रीटी मच एवरीवेयर इन यूरो ज़ोन रेट कटिंग साइकिल काफ़ी एग्रेसिवली चल रही है। एग्जैक्टली ये यही मैं देख रहा था इसके अंदर जो इनफैक्ट स्विट्जरलैंड के अंदर वो जीरो पे पहुंच गए और शायद कुछ लोगों की मेमोरीज इतनी ज़्यादा स्ट्रांग ना हो या फिर कुछ लोगों ने इस डेटा को फॉलो करना ही अभी शुरू किया हो तो ये भी बता दें कि इंटरेस्ट रेट जीरो भी हो सकते हैं माइनस में भी हो सकते हैं और अगर माइनस में होते हैं तो उसका क्या मतलब होता है और क्या उससे हाँ, इम्पैक्ट पड़ता है इसके बारे में थोड़ा सा अगर हाईलाइट करोगे ये एक बड़ी मतलब मज़े का ख़ास बात है कि इंटरेस्ट रेट नेगेटिव कैसे हो सकते हैं। लेकिन पीछे अगर आप जाएँ तो आपको नज़र आता है कि हुए हैं ऐसे। और उसकी जो मेन वजह है वो ये है कि 2008 के बाद जो क्राइसिस आया था ना, वो अभी तक फिक्स हुआ नहीं है। उन्होंने कहते हैं ना कि किकिंग द कैन डाउन द रोड वाली बात है। तो वो बैंक्स ने मिलके क्या किया था कि भाई अब उनके पास कोई और ऑप्शन तो है नहीं इसको दोबारा से इकोनॉमी को रिवाइव करने का, तो उन्होंने जो है ना दबा के मनी प्रिंटिंग शुरू कर दी थी 2008 के बाद से। तो अगर आप देखें ना कभी भी मनी सप्लाई का ग्राफ, जो M2 मनी सप्लाई है, चाहे आप यूएस में देखें, यूरोप में देखें, वो आपको हॉकी स्टिक में नज़र आएगा आफ्टर 2008। तो 2008 के बाद कोई ऐसी मेजर चेंजेस हुई हैं आपके बैंकिंग सिस्टम के अंदर कि उन्होंने जो है मनी सप्लाई को एक्सपोनेंशियली बढ़ाया है और उसकी जो मेन रीज़न है वो ये है कि जो गवर्नमेंट्स हैं, जो उनकी अपनी फिस्कल सिचुएशन है वो बहुत वीक है, तो उनको अपने आप को फंड करने के लिए मज़ीद मनी प्रिंटिंग करनी पड़ती है और मनी प्रिंटिंग होती है लेंडिंग के ज़रिए। गवर्नमेंट जो है अपने बॉन्ड्स इश्यू करती हैं, वो बॉन्ड्स जो हैं वो कमर्शियल बैंक्स जो इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं वो सब बाय करते हैं और उसके ज़रिए वो साइकिल चलती है। तो अब क्योंकि इंटरेस्ट रेट अभी बीच में इतने हाई चले गए थे, तो गवर्नमेंट को अपने आप को फंड करना बहुत मुश्किल हो गया था। यानी कि इतने हाई इंटरेस्ट रेट पे अगर आपने अपने आप को फंड करना है, तो इंटरेस्ट की जो पेमेंट्स है, वो काफ़ी हाई हो गई थी। और आपने सुना होगा कि यूएस में इस वक़्त ये सिचुएशन है कि जो इनकी इंटरेस्ट पेमेंट है, सिर्फ़ इंटरेस्ट पेमेंट ऑन देयर डेट, वो उनके डिफेंस बजट से भी ज़्यादा है। जो कि हिस्ट्री में कभी भी नहीं हुआ। तो उस पे बहुत शोर मच रहा है। इलॉन का भी यही पॉइंट था कि भाई ये जो डेट लेवल है ये इतना अनसस्टेनेबल पाथ पे है, इसको आपको कम करना पड़ेगा। लेकिन ये जो बिग ब्यूटीफुल बिल आया उसने उसकी धज्जियाँ उड़ा दी इस पूरी डोज की जो उसकी स्ट्रैटेजी थी। तो पॉइंट यही है कि ये जो गवर्नमेंट है इनको फाइनेंस करना है अपने आप को और वो हाई इंटरेस्ट रेट पे अपने आप को फाइनेंस नहीं कर सकते और यही वजह है कि रेट्स जो हैं इस वक़्त कट हो रहे हैं हर जगह। तो अगर यहाँ देखें तो हमें नज़र आ रहा है कि स्विट्ज़रलैंड जैसी जगह पर ऑलमोस्ट ज़ीरो पे चला गया है, यूरोज़ोन के अंदर भी डाउनवर्ड ट्रैजेक्टरी है,
स्वीडन के अंदर नीचे है, डेनमार्क के अंदर भी नीचे जा रहा है, लेकिन यूएस का जो फेड रेट है जो कि राइट साइड पे नज़र आ रहा है ब्लू ग्राफ के अंदर, ये अभी ठीक है थोड़ा सा नीचे गया था बट स्टिल ये सस्टेन कर रहा है ऑलमोस्ट 4.5 के ऊपर। और ये काफ़ी ज़्यादा रेट है अगर कंपेयर करें यूरोजोन को। हालांकि हुँ, यूरोजोन की जो करेंसी है वो भी नीचे चली गई थी, लेकिन अब वो दोबारा से ऊपर चली गई, और यही उनको एक मसला है कि अब अगर इस सिचुएशन में भी उनकी करेंसी नीचे नहीं है, वो ऊपर जा रही है, तो फिर से वो अगेन वही मसला आता है कि करेंसी बैलेंस का जो सिनेरियो बनेगा, क्योंकि हाँ, अब यूएस सोचेगा कि उनकी करेंसी स्ट्रांग होना शुरू हो जाएगी। यही चीज़ ट्रम्प के दिमाग में भी है कि करेंसी भी स्ट्रांग हो रही है, ट्रेड डेफिसिट भी है, इन्फ्लेशन भी अब कम होती जा रही है, तो व्हाई नॉट टू ड्रॉप द रेट्स। बट यू आर राइट कि बिल्कुल। वो उसी ने इतनी अनसर्टेनिटी जो क्रिएट की ट्रेड वॉर की वजह से, वो अभी इम्पैक्ट कर रही है, जो कि फेड को मजबूर कर रही है कि फिलहाल ना करें उसको। बिल्कुल ऐसा ही है। और मेरे ख़्याल में डॉलर को वीक करने का जो जो इंटेंशन थी वो बेसिकली इंटेंडेड इनका जो प्रोसेस था। क्योंकि अगर उन्हें यूएस में एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना है तो डॉलर को कम करना पड़ेगा। इतने हाई डॉलर पे यूएस एक्सपोर्ट्स सर्वाइव ही नहीं कर सकती। हम्म। तो ये इनका प्लान था कि हमने यूएस डॉलर को वीक करना है ताकि यूएस एक्सपोर्ट्स जो हैं वो जो है प्रॉफिटेबल बने ग्लोबल ट्रेड के अंदर। तो मेरे ख़्याल में रेट कट होंगे। अब लेट्स सी कब करते हैं वो, लेकिन जो उनकी जो एफओएमसी मीटिंग है उसमें उन्होंने बताया कि 2 रेट कट्स आर पॉसिबल इन 2025। तो नेक्स्ट लेट्स से 3 टू 4 मंथ्स हो सकता है वो रेट कट करें। राइट। और दूसरा एक और मसला जो अभी वो एंड फेड अगेन हैज दिस इन देयर माइंड के जो डब्ल्यूटीआई का जो रेट है वो इस वक्त 73 74 के करीब पहुंचा हुआ है, जो कि ऊपर गया है। हालांकि अगर लॉन्ग टर्म में देखें तो बहुत ज़्यादा नहीं लग रहा कि वो बहुत ज़्यादा ऊपर गया है, बट स्टिल इसके अंदर पोटेंशियल है कि वो 80 को भी टच कर जाए, और जब ऐसा होता है तो फिर अगेन इन्फ्लेशन की एक वेव आएगी, और जब वो इन्फ्लेशन होगी तो ऑफकोर्स आपका इंटरेस्ट रेट अगर नीचे होंगे, सो वो सारी चीज़ें इक्वेशन में मैच नहीं कर रही होंगी। सो ये भी एक मसला है वॉर का कि इकोनॉमी भी इम्पैक्ट ऑफ कोर्स हो रही होती है उससे, और यूएस कितना ही दूर बैठा हो उससे, बट अगर ऑयल प्राइसेस के ऊपर इम्पैक्ट आएगा तो उस पर भी इम्पैक्ट आएगा। हुँ, बिल्कुल ऐसा ही है। और एक इसमें पॉइंट यही भी है कि क्योंकि ग्लोबल इकॉनमी ऑलरेडी इतनी स्लो है, तो उसमें तो ऑयल प्राइस ऊपर जानी नहीं चाहिए। ये जो जितनी भी स्पाइक हमें नज़र आ रही है, ये जो वॉर के इम्पैक्ट्स हैं, उसकी वजह से नज़र आ रही है। और हम जैसे कि लास्ट वीक हम बात कर रहे थे कि अगर ये जो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ है, अगर वो डिस्टर्ब हो जाता है कि वहाँ से इतना ट्रेड गुज़रता है, तो फिर तो बहुत ज़्यादा सप्लाई शॉक आएगा। और उसी की वजह से मेरे एग्जैक्टली। ख्याल में फेड जो है वो थोड़ा-सा वेट कर रहा है कि भई लेट्स सी कि वो क्या होता है इस पूरी वॉर के बाद, क्योंकि हमें नहीं पता कि अगर ट्रेड डिस्टर्ब होती है इस पूरी वॉर की वजह से, तो ना सिर्फ ऑयल ऊपर जाएगा बल्कि दूसरी और कमोडिटीज़ हैं, वो भी ऊपर जाएँगी। अच्छा, ऑयल पे हम लोग जब बात कर रहे थे तो मैंने लॉन्ग टर्म ट्रेंड उसका निकाल लिया था जस्ट टू सी कि इस वक्त क्या है, तो वो हम अगर वही जूम आउट करते हैं तो हमें नज़र आता है कि अच्छा वो $5 भी ऊपर जाता है तो वो न्यूज़ बन जाती है, बट यहाँ पर हमने देखा है कि $140 तक गया था जब हुँ, 2008 का क्राइसिस था उससे पहले, और उसके बाद वो डिप आई थी उसके अंदर, तो जाने को वो 100 अगर इससे भी डबल हो जाए तब भी कोई अनप्रेसिडेंटेड चीज़ नहीं होगी। लेकिन ये कि ऑफ कोर्स करंट सिनेरियो के अंदर वो ज़्यादा लग सकता है। उस वक्त के इंटरेस्ट रेट क्या थे, आज के इंटरेस्ट रेट क्या है, आज की इकॉनमी क्या है, उस वक्त की क्या है, तो ये सारी चीज़ें इम्पैक्ट कर रही होती हैं। बट मेरे ख्याल से जो एक चीज़ जो बड़ी इंटरेस्टिंग है, मैं लगाना भूल गया इसके अंदर, मैं सोच रहा था इसको एक ग्राफ के अंदर गोल्ड की प्राइस, बिटकॉइन की प्राइस, स्टॉक्स की प्राइस, ये तीनों अगर उसमें एक चार्ट में देखें, ना गोल्ड टस से मस हो रहा है, हालांकि इतने वॉर हो रहे हैं, सब कुछ चल रहा है, लेकिन गोल्ड अपनी जगह पर ही है। मतलब ठीक है, जो ऊपर गया था वो ऊपर गया था, वॉर से पहले ही था ना, वॉर के बाद तो हालांकि जो सिचुएशन है, जबकि आप न्यूक्लियर के करीब पहुंच गए, तब उसको अपनी जगह सस्टेन करना मुझे हैरान कर देता है कभी कभी। गोल्ड की प्राइसेस ना, कोई हुँ, आउट ऑफ नो रीजन वो ऊपर जा रहा होता है। जब कोविड था उस वक्त ऊपर नहीं गया, कोविड के बाद जो है वो ऊपर जाना शुरू हुआ था, और इसी वक्त अभी जो रिसेंट उसने रैली की है, कोई ऐसा कोई, सब अपनी तरफ से अपनी रीजनिंग दे सकते हैं कि ये हो गया वो हो गया, गोल्ड अपना एक ट्रेंड बना रहा है, बट वो मेरा नहीं हुँ, ख्याल कि उसके कोई सस्टेन्ड रीजन थे उस टाइम पर जब गोल्ड ऊपर जा रहा था। और आज जब उसका एक रीजन नजर आ रहा है कि ऊपर जाना चाहिए बिटकॉइन जैसी चीज को या गोल्ड जैसी चीज को, वो ऊपर नहीं जा रहा। आज स्टॉक्स को नीचे जाना चाहिए। इसराइल की स्टॉक इंडेक्स जो है वो ऑल टाइम हाई जा रही है, ऑल टाइम हाई नहीं पता, मुझे नहीं पता एग्जैक्टली, बट मैं न्यूज़ पढ़ रहा था कि वो वो ऊपर अच्छी गई है। खासी हाँ, परसेंटेज में ऊपर गई है, हाँ, ऑल्दो कि सारी वॉर चल चल रही है। तो ये चीज़ें जो हैं बहुत बहुत सारे टाइम पर कोई रैशनल रैशनल वे में ऊपर या नीचे नहीं हो रही होती हैं। सो इसलिए लॉन्ग टर्म के अंदर क्या होना है क्या नहीं होना है, मेरे ख्याल से वो बेहतरी की तरफ चीज़ें जा रही होती हैं लॉन्ग टर्म के अंदर, बट शॉर्ट टर्म के अंदर शॉक्स लग रहे होते हैं।
और इसी हुँ, वजह से लोग जो हैं वो परेशान होकर अपनी इन्वेस्टमेंट्स को लिक्विडेट कर देते हैं, जो कि हर दफ़ा वो पॉइंट नहीं होता। एमआर के स्टॉक को मैं देख रहा था अभी, ऑलमोस्ट कोई ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से कोई 10% के करीब नीचे आया है, बट उसके बाद दोबारा से आज थोड़ा सा ऊपर गया था। बट अगेन ये चीज़ें ऊपर नीचे होती रहती हैं, इन चीज़ों की बेसिस के ऊपर आप अगर रोज़ाना की बेसिस के ऊपर अपनी इन्वेस्टमेंट सेल और बाय करेंगे तो वो आप इन्वेस्टमेंट के जो वो कमीशंस होंगे ना, उन्हीं चीज़ों में फंस जाएंगे, हुँ, रादर बिल्कुल। देन मेकिंग मोस्ट आउट ऑफ इट। इसमें मैं एक चीज़ और ऐड करूँगा वली कि मार्केट्स हमेशा ना फॉरवर्ड लुकिंग होती हैं। यानी कि वो अ, अगले 6 से 12 महीने को प्रोजेक्ट करके मूव करती हैं मार्केट्स ना। तो अगर मार्केट्स अभी अप जा रही हैं, जैसे कि अगर गोल्ड जो है वो अभी तक नीचे नहीं गया, जितनी भी उसने रैली दी थी, तो इसका मतलब ये है कि जो मार्केट्स हैं वो प्रेडिक्ट कर रही हैं कि अगले 6 से 12 महीने जो हैं, वो ग्रोथ में ही रहेंगे, जिसकी वजह से जो है वो मार्केट में पैसा जा रहा है। अगर वो मार्केट क्रैश होना शुरू हो जाए, दैट मीन्स उनका जो व्यू है नेक्स्ट 6 टू 12 मंथ्स इज़ वेरी वीक। तो हमेशा ये आपने ज़हन में रखना चाहिए कि मार्केट्स हमेशा फॉरवर्ड लुकिंग होती हैं, वो आगे को प्रोजेक्ट करके अपना मूव करती हैं। राइट। अच्छा, इसके बाद जो पॉइंट था ना वो अभी चाइनीज प्रेसिडेंट ने बोला था, इसके बारे में आई वांट टू टेक योर लाइक थिंकिंग, कि वो कहते हैं कि द वर्ल्ड कैन मूव ऑन विदाउट यूएस। और ये उसने उस वक्त बोला था जब ये वॉर चल रही है इस वक्त भी, हाँ। आज से 2-3 दिन पुरानी मेरे ख्याल से न्यूज़ है ये, 18 जून की 2 दिन पुरानी न्यूज़ है। तो उसमें बोला था वर्ल्ड कैन मूव ऑन विदाउट द यूएस। तो इसका क्या इंडिकेशन हो सकता है? मेरे ख़्याल में तो ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट है ताकि क्योंकि ट्रम्प जो है ना काफ़ी जो है ना एग्रेसिव किस्म की ट्वीट्स कर रहा है ना, तो हम्म। उसको बेसिकली डिटर करने के लिए चाइनीज़ प्रेसिडेंट ने ये बात की है। लेकिन कुछ हद तक ये बात ठीक भी है क्योंकि जो ट्रेड बैलेंस है ना पूरी दुनिया का वो काफ़ी बायपोलर की तरफ जाता नज़र आ रहा है। यानी कि पहले के ज़माने में अगर आप 30-35 साल पीछे चले आएँ, तो यूएस इकॉनमी सबसे जायंट इकॉनमी होती थी और आई थिंक उनका लायन शेयर था ग्लोबल ट्रेड के अंदर। अब हम्म। अब वो जो है ना वो थोड़ा-सा बैलेंस होता हुआ नज़र आ रहा है। यानी कि चाइनीज़ की जो इकॉनमी है वो भी काफ़ी बड़ा शेयर रखती है ग्लोबल ट्रेड के अंदर एज़ कम्पेयर टू यूएस। आई थिंक टू सम एक्सटेंट यूएस जो है ना तकरीबन 25% है ग्लोबल इकॉनमी का, अगर उनका साइज़ देखा जाए इन इन द ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग। लेकिन बाकी जो हैं, यानी कि जो रेस्ट ऑफ 70% इकॉनमी है, वो सारी ग्लोबल साउथ जिसको हम कहते हैं, उसमें ऑफ कोर्स चाइना भी शामिल है, ब्राज़ील भी शामिल है, टर्की भी शामिल है, इंडिया भी शामिल है। तो और चीज़ें जो है ना काफ़ी तेज़ी से शिफ्ट हो रही हैं और अभी हमने देखा कि जो लास्ट 30 इयर्स के अंदर जो शिफ्ट आया है मैन्युफैक्चरिंग का, उसके बाद चाइना ने अपने आप को काफ़ी स्ट्रॉन्ग कर लिया ना। चाइना सिर्फ़ अब वो प्लास्टिक की चीज़ें नहीं बनाता, वो अब ऑटोमोबाइल्स और मैंने भी सुना था कि जो चाइना इस वक़्त जो है नंबर 1 कार मैन्युफैक्चरर है दुनिया में। उसने जापान को भी बीट कर दिया है, उसने जर्मनी को भी बीट कर दिया है और नंबर 1 एक्सपोर्टर ऑफ कार्स इज़ चाइना राइट नाउ। तो चाइना इज़ मच अहेड इन टर्म्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस और उसी की वजह से इसने ज़ी ने जो है ये स्टेटमेंट दी है कि वर्ल्ड कैन मूव ऑन विदाउट यूएस। लेकिन ऑफ कोर्स वो प्रैक्टिकली पॉसिबल है नहीं। लेकिन अगर हम उसको नंबर्स में देखें तो ऑफ कोर्स नज़र आता है कि चाइना काफ़ी मार्केट शेयर ले रहा है। हाँ, मतलब उसमें ये भी है ना कि यूएस ने, अब जैसे चाइना बहुत सारी चीज़ों पे उसने लेट्स से एम्बार्गो किया हुआ है, अब वहाँ पर सोशल मीडिया नहीं चलता यूएस का, या लेट्स हुँ, से और जो इस तरह की चीज़ें हैं, लेट्स से आई डोंट नो अबाउट अमेज़न, उस तरह की चीज़ें नहीं है वहाँ पर। बट एट द सेम टाइम यूएस ने भी एम्बार्गो किया हुआ है चाइना में, लेट लेट वहाँ पर कोई इलेक्ट्रिक कार नहीं आती चाइनीज़, या लेट्स से हुआवे नहीं आता वहाँ पर, या हुआवे की जो बिल्कुल। टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग है वो नहीं होती वहाँ पर। फिर भी दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बन गई है टेलीकॉम प्रोवाइडर, और हुआवे इतनी बड़ी कंपनी हुँ। बन गई है एज़ मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर और मोबाइल इवन हैंडसेट ईवीज़ में प्रोवाइडर। भी, यानी कि जो कि हुँ, बीवाईडी की कंपनी है, अगर आप हुँ, यूएस नॉर्थ अमेरिका से बाहर जाते हैं ना, आपको सिर्फ़ बीवाईडी नज़र आती है। अगर आप हुँ, ल जो साउथ अमेरिका वहाँ चले जाएँ या आप इवन यूरोप में अब जो है बीवाईडीज़ काफ़ी नज़र आती हैं। आई थिंक दुबई में भी तुम्हें नज़र आती होंगी हाँ, बीवाईडी की जो एग्ज़ैक्टली, कार्स हैं। तो एग्ज़ैक्टली, इसका मतलब ये है कि अगर यूएस चाइनीज़ को अलाउ कर दे हुँ, नॉर्थ अमेरिका में आना, तो टेस्ला का तो बहुत बुरा हाल होगा फिर। एग्ज़ैक्टली, ऐसे ही है। हुँ। अच्छा, तो अब थोड़ा-सा अपना जो टॉपिक है वो थोड़ा-सा चेंज करते हैं, एंड लेट्स गो टुवर्ड्स समथिंग रिलेटेड टू करियर्स, और जो अभी रिसेंटली ले-ऑफ्स हो रहे हैं, और मैंने भी लास्ट टाइम लिंक्डइन के ऊपर भी एक पोस्ट लगाई थी, इतने सारे ले-ऑफ्स, उस पे बहुत सारे लोग बोल रहे थे भाई आप यू आर सेलिंग फियर्स। मैंने कहा भाई फियर्स की क्या बात है, ये है ही हाँ। इसी तरह की चीज़ है। एआई जो है वो जिस तरह से आगे चल रही है, वो आपको अगर आप उसमें कोप अप नहीं करेंगे तो यू आर नॉट गोइंग टू बी सर्वाइविंग इन नेक्स्ट 2 इयर्स, क्योंकि इतनी तेजी से चीज़ें चेंज हो रही हैं।
अभी मैं एक पॉडकास्ट कर रहा था एक फ्रेंड के साथ, तो वो कह रहा था कि भाई जो मैं आपसे बातें कर रहा हूँ ना, हो सकता है अगर 3 महीने बाद हम यही पॉडकास्ट अपलोड कर दें तो हो सकता है ये सब चीज़ें इरेलीवेंट रेलिवेंट हो ना जाएं, हो। क्योंकि हुँ। वो चीज़ें इतनी तेज़ी से चेंज हो रही हैं। सो ये जो गूगल का एक चक्कर है, इसके बाद मैं एक और स्लाइड पे दिखाऊंगा कि मेरे साथ पर्सनली मैं क्या देख रहा हूँ। बट समथिंग अबाउट दैट कि जो गूगल अपने लोगों को ले ऑफ कर रहा है, आई थिंक ये वॉलंटरीली है, बट स्टिल इट इज़ देयर। हाँ। जो एआई जो सर्च टीम है। असल में गूगल की जो मोनोपोली थी ना सर्च के ऊपर, वो अब चैलेंज हो रही है ना। यानी कि हमने पिछले 15 साल में देखा है कि गूगल ही एक सर्च इंजन था, बाय बाय जिसे कहते हैं ना डी फैक्टो सर्च इंजन, कि हर कोई गूगल पर जाके ही सर्च करता था। किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना है, कोई किसी चीज़ के बारे में सर्च करना है, आप गूगल पे ही जाते थे। लेकिन अब उसकी जो मोनोपोली है ना, वो चैलेंज हो रही है, क्योंकि जो टूल्स अब आ रहे हैं जैसे कि परप्लेक्सिटी, हाँ, वो भी हम्म, एक एआई सर्च इंजन टूल है, और वो गूगल से बहुत अच्छी सर्च करता है। यानी कि अगर आप जाकर उस पे सर्च करें तो वो आपको बेसिकली थ्रेड की फॉर्म में आपको जो रिस्पॉन्स देता है, आप उसमें मल्टीपल इटरेटिव सर्चेज़ कर सकते हैं। तो बहुत सारे लोग अब मूव हो रहे हैं परप्लेक्सिटी के ऊपर गूगल से। तो ये ट्रेंड अब बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है, अभी भी जो परप्लेक्सिटी का जो शेयर है सर्च में वो बहुत कम है, बहुत माइन्यूट सा है। लेकिन जो ट्रेंड है हमें नज़र आता है कि भई एआई जो है ना वो अब काफ़ी एफिशिएंट है सर्चेज़ के अंदर। तो गूगल की वो जो मोनोपोली है ना वो अब चैलेंज हो रही है। और शायद इसी वजह से उन्होंने अपनी जो सर्च टीम है, सर्च इंजन की टीम है, उसको थोड़ा-सा मिनिमाइज़ किया, क्योंकि अब उनको अपना जो इन्वेस्टमेंट है वो शिफ्ट करनी पड़ेगी सर्च इंजन से टुवर्ड्स गूगल, जो उनकी एआई है। और मैंने शायद हमने बात की थी कि जो ओपन एआई है, उसके जो सीईओ है सैम अल्टमैन, उसने भी ये स्टेटमेंट दी लास्ट वीक कि गूगल बहुत एग्रेसिवली जो है उनके इंजीनियर्स को टारगेट कर रहा है। और आई थिंक अप टू $100 मिलियन का स्टार्टअप बोनस भी वो ऑफ़र कर ये रहे थे मैंने मेटा गूगल का के। सुना था कि मेटा ऑफर कर रही है $100 मिलियन। आई डोंट नो सॉरी, अबाउट हाँ, मैं मेटा से कंफ्यूज़ कर रहा हूँ। सॉरी, हाँ, येस, यू आर राइट, मेटा का इट वाज़ सुना मेटा। था। तो यानी कि वो जो जो रेस है ना टैलेंट हायर करने की, वो काफ़ी हॉट है, और हम्म, जो ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट अब जा रही है इन टेक कंपनीज़ की, वो जा रही है एआई की तरफ। तो इससे हमें पता हम्म, चलता है कि जो ट्रेडिशनल वे ऑफ जॉब्स हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की या बिज़नेस प्रोसेसेस की या इवन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की, या जो भी काम अभी तक हम टेक इंडस्ट्री में कर रहे हैं मैनुअली, वो काफ़ी हद तक इम्पैक्ट होगा एआई से। और ये जो इन्वेस्टमेंट जा रही है ना, ये हमें बता रही है कि किस तरह एग्रेसिवली कंपनीज़ जो हैं, वो कट डाउन कर रही हैं अपने ट्रेडिशनल जो उनका जो जो मॉडल है, उससे हट के टुवर्ड्स एआई। तो मुझे तो ये लगता है कि नेक्स्ट 3 इयर्स जो है वो काफ़ी क्रूशियल होंगे इस हवाले से। एग्जैक्टली। और हम भी अगर आप गूगल को भी देखें ना, जब गूगल सर्च करते हैं तो आज से कोई 3-4 हफ्ते पहले या 1 महीना 1.5 महीने पहले तक गूगल नॉर्मल सर्च करके दे रहा था, लेकिन अब वो अपना जो उनका एआई इंजन है उसकी भी रिजल्ट साथ में दे रहा होता है। ये मैंने एक वो स्क्रीनशॉट ले लिया था अपने यूट्यूब एनालिटिक्स का। तो आज से अगर मैं 6 महीने 8 महीने पहले चला जाऊं तो यहाँ पर मुझको कोई ओपन एआई, चैट जीपीटी इस तरह की कोई चीज़ नज़र नहीं आती थी। लेकिन अब स्लोली एंड ग्रेजुअली मेरे जो सर्च रिजल्ट्स हैं उसके अंदर गूगल तो सबसे ऊपर है। जो एक्सटर्नल लिंक्स होते हैं, एक्सटर्नल लिंक्स के अंदर गूगल सबसे ऊपर है। ये मैं 1 साल का दिखा रहा हूँ। इस 1 साल के अंदर नज़र आएगा कि जो गू एक और बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैंने नोट की, मैंने कहा यार ये वाक़ई एआई वाक़ई काम कर रही है, जो कि नॉर्मली लोग शायद उसको उस तरह से रियलाइज़ नहीं कर रहे। अब गूगल सर्च के अंदर ठीक है उसके सैंपल्स ज़्यादा हैं, 18,000 व्यूज़ हैं थ्रू गूगल सर्च, लेकिन उसकी जो एवरेज व्यू ड्यूरेशन है, अगर मेरे चैनल की एवरेज व्यू ड्यूरेशन 4 मिनट एक्सटर्नल लिंक्स के साथ, क्योंकि अगर मैं वैसे देखूंगा ओवरऑल तो बड़ी जो उसकी एवरेज व्यू ड्यूरेशन होगी एक वीडियो की वो ज़्यादा होती है, बट अगर एक्सटर्नल लिंक से देखें तो वो 4 मिनट्स 43 सेकेंड्स है। गूगल सर्च से जो एबीडी है वो 3 मिनट्स 28 सेकेंड्स का आ रहा है, यानी कि वो इररेलेवेंट लोगों को भी यहाँ पर थ्रो कर रहे हैं, जो हुँ, लोग देखते हैं और फिर वो एग्जिट कर जाते हैं। बट अगर चैट जीपीटी का देखेंगे और चैट जीपीटी ओपन एआई, ये दो जो लिंक्स के थ्रू आ रहे हैं, तो ये 30 सेकेंड्स मोर देन व्हाट गूगल इज प्रोवाइडिंग मी, यानी कि यहाँ पर ऑल्दो के अगेन व्यूज कम है, बट जो इनका एवीडी है वो 4 मिनट्स और 4 मिनट्स 14 सेकेंड्स का है। सो एवरेज 4 मिनट्स 5 सेकेंड्स 10 सेकेंड्स लेट से। सो जो रेलेवेंसी है वो ज़्यादा बेहतर, अगर किसी ने क्वेश्चन किया होगा और उसने मेरी वीडियो दिखाई होगी तो वो बंदा ज़्यादा देर तक मेरी वीडियो देख रहा है, इसका मतलब है एआई सर्चेज आर मच बेटर देन गूगल सर्च के थ्रू जो ट्रैफिक आ रहा है। ऑल्दो कि अभी भी हुँ। ट्रैफिक का जो क्वांटम है वो ऑफ कोर्स गूगल सर्च का ज़्यादा है, बट ये टाइम लगेगा। एंड देन यू डोंट नो, आई मीन 6 महीने बाद हो सकता है चैट जीपीटी भी रेलेवेंट हो जाए, कोई नई चीज़ आ जाए। कोई नई चीज़ सो आ जाए, बिल्कुल। यू डोंट नो कि किस तरह से आगे चीज़ें चल रही हैं। इसी वजह से
एआई को हल्का नहीं लेना चाहिए। जो लोग कह रहे हैं कि फ़ियर सेल कर रहे हैं, फ़ियर सेल कर किसी भी चीज़ में फ़ियर क्या सेल कर रहे हैं आप? जो चीज़ है वो बता रहे हैं आप। अगर आपको इन्वेस्टमेंट्स करनी चाहिए, अगर आपको अपना ठीक है जॉब पे रिलाई करना चाहिए, लेकिन उसके बाद अपनी सेकंड सोर्स ऑफ, थर्ड सोर्स ऑफ इनकम, फोर्थ सोर्स ऑफ इनकम एंड देन सो ऑन एंड सो फोर्थ, उसके बाद आपको अपनी इन्वेस्टमेंट्स के थ्रू इनकम चाहिए। तो उसमें बुराई नहीं है, उसमें कोई फ़ियर सेल करने की बात नहीं है। बिल्कुल। अभी भी रिसेंटली एक इंटरव्यू आया था, जो डायरी ऑफ सीईओ जो पॉडकास्ट होती है, हुँ, उसमें हुँ। एक बंदे का उसने इंटरव्यू लिया था, जेफरी हिंटन। और जेफरी हिंटन बेसिकली उनको कहा जाता है गॉडफादर ऑफ एआई। यानी कि वो पिछले 40 साल से एआई के ऊपर काम कर रहे हैं और रिसेंटली उन्होंने गूगल के साथ भी काम किया था। फिर अब उन्होंने गूगल से रिटायरमेंट लेके इंडिपेंडेंट अब उन्होंने कंसल्टिंग या जिसे कहते हैं ना कि वो इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं। तो उनकी जो बातें हैं वो बड़ी सुनने वाली हैं। तो जो ऑडियंस है जो सुन रहे हैं इस पॉडकास्ट को, तो आप हाईली रिकमेंड करता हूँ कि आप जाके वो पॉडकास्ट ज़रूर देखिएगा। उससे आपको पता चलेगा कि एआई का जो स्कोप है वो कितना वाइड है और किस तरह नेक्स्ट 3 इयर्स के अंदर बड़ी-बड़ी चेंजेस आने वाली हैं, जिनका एक आम बंदे को कुछ नहीं पता। तो प्लीज़ अगर आप देख रहे हैं ये पॉडकास्ट, सो आई हाईली रिकमेंड टू वॉच दैट पॉडकास्ट एज़ वेल। हाँ, वो मैंने थोड़ी-सी देखी थी, अभी मेरी टू वॉच लिस्ट के अंदर वो मौजूद है, वो मुझे देखनी है क्योंकि इतना असल में कंटेंट आ गया है कि वो आप ओवरवेल्म हो जाते हैं। आपके पास नहीं पता होता कि क्या-क्या चीज़ें देखनी है, बट येस दैट इज़ हुँ। गुड वन जो है और मेरी वॉच लिस्ट के अंदर मौजूद है। दुबई की प्रॉपर्टीज़ काफ़ी एक्सपेंसिव हो गई हैं, इसमें कोई शक नहीं है। पेंडेमिक से लेकर अब तक हमने देखा है कि किस तरह से एक ट्रैजेक्टरी रही है दुबई की प्रॉपर्टीज़ में इंक्रीमेंट की, एप्रिसिएशन की। लेकिन एट द सेम टाइम हम ये भी देखते हैं कि अफोर्डेबिलिटी की बात की जाए या फिर हम बात करें बबल की, तो वो भी हमको पूरी दुनिया के अंदर एज सच जो मेजर सिटीज़ हैं उसके अंदर दुबई नज़र नहीं आता। तो इसका मतलब ये है कि अभी भी बहुत सारा जूस बाकी है अप्रिसिएशन का। इस वजह से बहुत सारे लोग चाहते हैं कि अभी भी एक्सपोजर ले सकें दुबई की प्रॉपर्टी मार्केट का। रीज़न बीइंग वो चाहते हैं कि जैसे जैसे दुबई ग्रो करता है उनकी इन्वेस्टमेंट्स भी ग्रो करें। लेकिन एज आई सेड बिफोर के एक्सपेंसिव हो गई हैं, तो हमारे पास ऑप्शंस कम हो जाते हैं जो जो अफोर्डेबिलिटी चाह रहे होते हैं। इस वजह से यहाँ पर कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं जो आपको ऑप्शंस देते हैं कि आप एज लो एज 2000 दिरहम से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं और एक्सपोजर ले सकते हैं। उस इन्वेस्टमेंट के थ्रू जब आप किसी प्रॉपर्टी के अंदर बाय करेंगे तो आपको एक रेंटल रिटर्न भी मिलेगा, महीने के महीने रेंटल रिटर्न मिलेगा। प्लस ये कि जब एग्जिट होगा, प्रॉपर्टी सेल ऑफ होगी, तो आपको उसके अंदर जो भी अप्रिसिएशन है उसका आपको पार्ट मिलेगा। आज जिस प्लेटफॉर्म की मैं बात कर रहा हूँ वो है प्रिपको ब्लॉक। प्रिपको ब्लॉक को बैकिंग है दमाग की। दमाग प्रॉपर्टीज़ को कौन नहीं जानता, उनकी बैकिंग है। आपको मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ इनके पोर्टल पर नजर आएंगी। अगर आप चाहते हैं कि दुबई की प्रॉपर्टीज़ के अंदर इन्वेस्ट करें, शरिया कंप्लाइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्ट करें, तो आपको मेरा रेफरल कोड नीचे मिल जाएगा इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर। उसको यूज़ करते हुए अगर आप अकाउंट खोलेंगे तो आपको 250 दिरहम्स का रेफरल बोनस भी मिल सकता है। आई विश यू द वेरी बेस्ट इन योर इन्वेस्टमेंट जर्नी। नाउ लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग क्योंकि पता नहीं व्हाट्सएप मेरे ख्याल से आज से 15 साल पहले मेरे फ़ोन के अंदर पहली दफ़ा मैंने इंस्टॉल किया होगा, या 14 साल पहले, समथिंग लाइक दैट। उस वक्त से अब तक हमारे डेटा को सेल कर रहा है ये। अभी तक हमें एड्स नहीं दिखा रहा था, बट डेटा सेल करके जो है वो एड्स तो किसी तरह से वो जब से फेसबुक पे किया है व्हाट्सएप तब से कर रहा है। हुँ। बट व्हाट्सएप के जो अपने फाउंडर्स थे वो इसके अगेंस्ट थे। तो उसके बारे में क्या राय है? हाँ, असल में स्टार्ट जो हुआ था व्हाट्सएप का, वो तो ये हुआ था कि भई ऐड फ्री सर्विस हो गई है और इसमें सिर्फ़ जो है लोग आपस में एक-दूसरे से कम्युनिकेट करेंगे। लेकिन ये एक हेड स्क्रैचर था हम लोगों के लिए जब मेटा ने इसको बाय किया था। तो हम ये सोचते थे कि यार ये इसको क्यों, और मेरे ख़्याल में 11 या 12 बिलियन डॉलर की एक्विज़िशन हुई थी ये ठीक-ठाक, उस वक़्त के ज़माने में बहुत हाई वैल्यूएशन थी इसकी। तो हम सोचते हैं कि यार ये तो कोई इतना रेवेन्यू जनरेट कर भी नहीं रहा व्हाट्सएप, तो मेटा क्यों इसको बाय कर रहा है? और उसने कई साल तक इसको ऐसे ही रखा। यानी कि उसमें एड्स, क्योंकि जो मेटा का जो कोर प्रिंसिपल है वो है ऐड ऐड बेस्ड रेवेन्यू ना। तो वो अभी तक उन्होंने जो है इसको इनेबल नहीं किया था, लेकिन अब फाइनली उसने इसको ओपन कर दिया कि अब वो डायरेक्टली जो है वो एड्स उस पे लेके आ रहे हैं। लेकिन इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था वो ये था कि ना सिर्फ वो हमारा कंज्यूमर डाटा शेयर कर रहे थे और उसको ऑफ कोर्स सेल करके पैसा कमा रहे थे, बल्कि लोकेशन डाटा भी सेल कर रहे थे। और ये बात अभी इसराइल वॉर में भी सामने आई है कि इसराइल जो है, अब ये सच है कि झूठ है मुझे नहीं पता, लेकिन इस वक़्त मीडिया में ये सर्कुलेट हो रही है कि इसराइल जो है वो व्हाट्सएप लोकेशन डाटा को यूज़ करके ट्रैक कर रहा है। और वहाँ पे जो उन्होंने जो हाई प्रोफ़ाइल जो असैसिनेशन की हैं, उसमें व्हाट्सएप का काफ़ी रोल है। तो ऑफ़ कोर्स उनका जो रेवेन्यू मॉडल है वो काफ़ी सीक्रेट था अब तक, लेकिन अब वो खुल के सामने आ रहा है कि अब उन्होंने इसको ऐड बेस्ड रेवेन्यू प्लेटफ़ॉर्म पे लेके आना है।
अच्छा, ये चीज़ें जो हैं वो हम लोग इनफैक्ट मैं खुद भी जो है इसको समझता था कि शायद कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है कि यार ये इस तरह से मतलब डेटा शेयर हो रहा है। डेटा शेयर तो चलो ठीक है, एडवर्टाइज़मेंट बेसिस के ऊपर आपको टारगेट ऑडियंस एज़ अ टारगेट ऑडियंस आपको टारगेट किया जा रहा है थ्रू इस तरह की चीज़ों से। बट गवर्नमेंट को शेयर हो रहा है क्योंकि वो एंड टू एंड एन्क्रिप्शन होती थी। हू नोज़ कि क्या पीछे है, गवर्नमेंट क्या टैप कर सकती है, क्या नहीं कर सकती है। जैसे वो लास्ट टाइम एक इवेंट हुआ था अनफॉर्चुनेट, आई थिंक कैलिफोर्निया में हुआ था, जिसमें वो आई थिंक हस्बैंड एंड वाइफ गॉट मर्डर्ड, और उनका वो या कुछ इस तरह का था जिसके अंदर उनके आईफोन को अनलॉक करना था और वो एप्पल ने नहीं किया था, विच वॉज अ सरप्राइज फॉर अस कि भाई यूएस में कोई चीज़ हो रही है और आपकी यूएस की कंपनी है और वो ही नहीं अलाउ कर रही कि आपके यूएस को आई मीन यूएस के फ़ोन को अनलॉक करने के लिए एफबीआई एजेंसी के लिए। अगर ऐसा हो रहा है तो ठीक है, बट आई डोंट नो कितनी चीज़ें चेंज हुई हैं उसके बाद, क्या हुआ है। क्योंकि सामने सामने तो यही होता है कि हम डेटा शेयर नहीं कर रहे होते, बट यू नेवर नो। इसी तरह से और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे फेसबुक के अंदर अगर आप हम लोग जैसे मजाक में कहते थे कि हम कोई बात कर रहे हैं कमरे में और फ़ोन रखा हुआ है, तो एड्स आपको सामने नज़र आना शुरू हो जाते हैं। तो ये बिल्कुल। तो खुद देखा है हमने। इनफैक्ट 4 साल 5 साल पहले जब हम लोग खुद एक एक कॉल में थे और हम लोग सिस्को के वेबएक्स के ऊपर कॉल के ऊपर थे। ये पेंडेमिक की बात है और हम लोग अली अब्दाल की बात कर रहे थे, तो जब मैंने यूट्यूब खोला और अगली वीडियो मेरे पास अली अब्दाल की आई थी। सो ये सारी चीज़ें तो नज़र आ रही हैं और कोई इसमें ऐसी चीज़ नहीं है जो कि आप उसको डिनाई कर सकें। मेरे ख्याल से ये तो पार्ट एंड पार्सल ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड, इसमें आप कुछ कर नहीं बिल्कुल। सकते अनलेस एंड अनटिल आप पूरा अपना फ़ोन ही उठा के फेंक दें। हाँ, और अब तो वो जो डाटा यूज़ करने का जो लेवल है, वो तो अब एक्सट्रीम पे चले गया ना। अभी मैं एक खबर पढ़ रहा था, बल्कि मेन हेडलाइन थी वो सीएनबीसी की, कि जो यूट्यूब है, वो कंटेंट क्रिएटर्स का जो डाटा है, वो भी एआई में यूज़ कर रहा है, विदाउट कंसेंट। यानी कि हुँ। हम और आप जो क्रिएटर्स हैं, हम जो कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, हमारी कंसेंट के बगैर यूट्यूब जो है, उस डाटा को एआई में यूज़ करके ट्रेन कर रहा है अपना मॉडल। जो कि काफ़ी हाँ, एक बड़ी 100% न्यूज़ है, यूज़। क्योंकि अगर गूगल जो है उसको मोनेटाइज़ करेगा बाद में जाके उस डाटा को एआई के ज़रिए, देन दे शुड कंपनसेट अस, क्योंकि वो हुँ। विदाउट कंसेंट हमसे जो है वो हमारा जो जो कंटेंट है उसको एआई ट्रेनिंग में यूज़ कर रहा है। एड्स के लिए यूज़ करें, दैट्स अनदर थिंग, वो तो उन्होंने पूरा कॉन्ट्रैक्ट बनाया हुआ है। लेकिन अगर आप इसको यूज़ कर रहे हैं एआई रीमॉडलिंग में और फिर आगे जाके आपने इसको मोनेटाइज़ करना है, देन इट्स अ डिफरेंट थिंग। बट डेटा उनके पास अवेलेबल है, आई डोंट नो कि कौन उनको रोक सकता है। मतलब आजकल के ज़माने में ये जो बड़ी जायंट्स हैं, इनको इवन गवर्नमेंट्स उस तरह से अकाउंटेबल होल्ड यूरोप नहीं कर यूरोप सकती काफ़ी हैं। स्ट्रिक्ट है इस मामले में, यूरोप ने यूरोप काफ़ी काफ़ी फाइन भी स्ट्रिक्ट है। किया है गूगल को। हाँ, हाँ, लेकिन यूरोप उसी वजह से तो काफ़ी लोग कहते हैं ना अंडर द रॉक रह रहा है वो, डायनासोर है हाँ, वो। वो ये एक ये मसला भी है ना उनके साथ कि वो लोग उस चीज़ को अडॉप्ट नहीं कर पाते एज़ सून एज़ पॉसिबल हाँ। जो भी चीज़ें हो रही होती हैं। वो यानी कि रेगुलेशन डबल एज सॉर्ड होती है ना, यानी कि एक तरफ आपको रिस्ट्रिक्ट भी करती हैं काफ़ी सारी चीज़ों से, और दूसरी तरफ आपको जो जो इनोवेशन की जो स्पीड है उसको भी रोक देती है। हुँ। अच्छा, अब थोड़ा-सा लाइटर नोट के ऊपर, क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ें कर रहे होते हैं, तो हमने सोचा कि कुछ चीज़ें ऐसी भी आनी चाहिए जो कि क्योंकि 30 मिनट्स ऑलरेडी हो गए हैं, तो हम थोड़ा-सा इस इन पॉइंट्स को भी ले लेते हैं। हुँ। ट्रम्प साहब बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं क्योंकि जो छुट्टियाँ हैं बहुत ज़्यादा हैं यूएस के अंदर। आई डोंट नो कि कितनी टोटल छुट्टियाँ होती हैं यूएस के अंदर, क्योंकि मैं यूएई में रहता हूँ, तो यहाँ पर अच्छी खासी होती हैं। मतलब यहाँ पर अगर एक तो वीकेंड्स पे अगर छुट्टी आ जाए तो फिर वो उसकी कॉम्पेंसेशन नहीं मिलती है यूएई में। सऊदी में फिर भी मिल रही होती है ईद वगैरह की कॉम्पेंसेशन, बट यहाँ पर नहीं मिलती है। तो अगर ईद की कॉम्पेंसेशन आपको मिल भी जाए, हर हर छुट्टी ड्यूरिंग द वीकेंड आ भी जाए, तो मेरा नहीं ख्याल कि यहाँ पर कोई 15 से ज़्यादा कोई छुट्टियाँ होती होंगी ओवरऑल पब्लिक हॉलीडेज। बट आई डोंट नो कि यूएस में कितनी होती हैं, क्योंकि क्रिसमस की एक लॉन्ग वीकेंड आता है वहाँ पर, और इसके अलावा ईस्टर भी होता है और भी छोटी मोटी छुट्टियाँ, क्योंकि अब तो यूएस की मार्केट देख रहे होते हैं ना, तो उसमें अब नज़र आता है कि अच्छा अब खामोश दिन गुजरेगा आज, क्योंकि कोई स्टॉक्स ऊपर नीचे नहीं जाएंगे। सो आई डोंट नो कि कितनी छुट्टियां होती हैं, बट ये एक पॉइंट है जो ट्रम्प को परेशान किया हुआ है कि यहाँ पर टू मैनी नॉन वर्किंग हॉलीडेज। अब वो जून 3 का की बात थी, बट ओवरऑल जो मैं उसका इंटरव्यू पढ़ रहा था तो उसके अंदर वो यही कह रहा था कि मेरे ख्याल से ये बहुत ज़्यादा छुट्टियां हैं। ऑल्दो के अमेरिका के अंदर जो वेकेशंस मिलती हैं वो मेरे ख्याल से ऑलरेडी कम होती हैं। वो मतलब कम यूएई में होती है रहते हुए हम कंपेयर टू लोगों को यूएस। 22 मिनिमम हाँ, 22 तो मिल ही जाते हैं लोगों को, वरना कुछ लोगों की एग्ज़ैक्टली। 30 भी होती हैं। वहाँ पर तो कंपेयर टू 14 यूरोप डेज़ होती हैं। और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, यूएस में काफ़ी कम होती हैं। अभी हुँ, मैंने गूगल सर्च किया तो 11 फेडरल पब्लिक हॉलिडेज़ होती हैं, जो कि आउटसाइड ऑफ योर पेड कंपनी वेकेशन, और इसके हुँ, अलावा जो स्टैंडर्ड है वो 2 वीक्स का है कंपनीज़ की तरफ से। हुँ। तो ऑलरेडी जितनी कम है। आपकी टर्म ज़्यादा होती है सर्विस हुँ, की, उस हिसाब से वो बढ़ता चला जाता है, और आई थिंक अप टू 3 वीक्स तक जाता है। और अच्छा। कनाडा में भी बल्कि कम है कंपेयर टू यूरोप। जब मैं यूरोप में था, यूके में, तो मुझे 6 वीक्स की पेड वेकेशन अलाउ थी कंपनी की तरफ से,
और फिर उसके अलावा जो पब्लिक हॉलिडेज़ होते हैं वो अलग थे और यूरोप हुँ, में जनरली पब्लिक हॉलिडेज़ ज़्यादा होते हैं। जब मैं कनाडा मूव हुआ तो वो 6 वीक्स और मेरा वो सेम कंपनी इंटर ट्रांसफ़र था। तो वो 6 वीक्स की हॉलिडेज़ वो रह गई थी 4 वीक्स। हुँ, और वो भी इसलिए क्योंकि मैं कंपनी में काफ़ी अर्से था, लेकिन जो बंदा नया स्टार्ट करता है उसको 3 वीक्स की स्टार्टिंग कंपनी पेड मिलती है, पेड लीव मिलती है कनाडा में। और यूएस में यही चीज़ 2 वीक्स से स्टार्ट होती है और फिर हुँ, आगे जाके वो 3 वीक्स तक जाती है जब जितना आप टाइम लगाते हैं। तो वो ऑलरेडी यूएस में काफ़ी कम है एज़ कम्पेयर टू हुँ। अदर कंट्रीज़। लेकिन मेरे ख़्याल में इसका जो गुस्सा था ना वो डीईआई के ऊपर था। क्योंकि जो जून टीम की जो डाइवर्सिटी, बैकग्राउंड है वो बेसिकली इंक्लूजन और ब्लैक। समथिंग ना, हाँ, हाँ, वो डाइवर्सिटी इक्वालिटी और इंक्लूजन, हाँ। इंक्लूसिविटी ये इसका हुँ, वो था। तो जो हुँ। उसका गुस्सा है वो बेसिकली उसके ऊपर है कि अच्छा। इन डीईवाई के ऊपर उन्होंने जो इस तरह की जो वेकेशंस निकाली हुई हैं या हॉलिडेज़ निकाले हुए हैं, ये नहीं होने चाहिए। तो वो उस हुँ। पे जो है मेरे ख़्याल में अटैक कर रहा था। राइट। और जो लोग लेट्स से बाहर से हैं, जिनको नहीं पता, कुवैत में पाकिस्तानियों का वीज़ा खुल गया है क्योंकि 19 इयर्स का बैन था पाकिस्तानीज़ पर, और सिर्फ पाकिस्तानियों पर नहीं, और बहुत सारी नेशनैलिटीज़ पर बैन था। और उसका रीज़न ये था कि कोई ख़ास रीज़न नहीं था, सिक्योरिटी रीज़न्स उन्होंने उस वक़्त कहे थे। बट मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनको जॉब ऑफ़र्स होती थी और वो नहीं जा पाते। ज जॉब ऑफ़र्स तो बहुत दूर की बात है। मुझे याद है 2009 में मेरी एक ट्रेनिंग आई थी कुवैत के अंदर, क्योंकि हमारी वो, मैं मोटोरोला में था उस टाइम पर, तो वो इंट्रा कंपनी काफ़ी ज़्यादा ट्रेनिंग्स हो रही होती थी। तो कुवैत में एक ऑन जॉब ट्रेनिंग थी, मैं नहीं जा सका था क्योंकि मुझे वीज़ा नहीं मिला था, बीइंग पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर। तो इसलिए वो चीज़ें फिर कुछ अरसे पहले फैमिलीज़ के ऊपर से एम्बार्गो हटा था और अब फाइनली वो सबके ऊपर से हट गया है। बट एट द सेम टाइम कुवैत जो है, अगर जीसीसी नेशंस में देखा जाए, जिसमें ओमान, कुवैत, कतर, बहरीन, यूएई, सऊदी, ये सारे कंट्रीज़ आते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा अगर कंज़र्वेटिव इन टर्म्स ऑफ देयर रेगुलेशंस देखा जाए, और अगर किसी को कोई पूछे कि भाई कहाँ जाना चाहिए इन मुल्कों में, तो कहाँ नहीं जाना चाहिए, उसमें कुवैत सबसे ऊपर होना चाहिए आपकी लिस्ट के अंदर। क्योंकि एक स्टेप बैकवर्ड जाते हैं ये हर चीज़ के अंदर। अभी एक और नई चीज़ उन्होंने की है कि एग्ज़िट परमिट लेना है, एंड आई डोंट नो कि यू गाइज़ नो अबाउट दिस। बट एग्जिट परमिट क्या होता है कि लेट्स से सऊदीया में तो अभी भी है, और सऊदीया में हमेशा से था ये, कि अगर आपको और किसी भी पॉइंट पर, चाहे आप वेस्टर्नर हो, चाहे आप पाकिस्तानी हो, चाहे इंडियन हो, किसी भी किस्म का पासपोर्ट हो आपके पास, किसी भी किस्म की कंपनी में काम कर रहे हो, आपको एग्जिट परमिट लाजमी चाहिए होता है, और उस परमिट की फीस भी होती है। तो अगर आपका लेट्स से ट्रैवल का प्लान है आउटसाइड सऊदी, और आप सऊदी में रहते हैं, तो आपको अपने एम्प्लॉयर के को एक रिक्वेस्ट भेजनी पड़ेगी कि मुझे ट्रैवल करना है। वो आपको अप्रूव करेगा, और उसकी आई थिंक कोई कॉस्ट है 100 दिरहम, 100 रियाल या 150 रियाल, समथिंग लाइक दैट, उस तरह की कॉस्ट है। और तब आपको वो एग्जिट परमिट मिलता है। कुवैत ने अभी तक इस तरह की सिनेरियो नहीं था, लेकिन वो एग्जिट परमिट अब जो है वो रिक्वायर्ड है अगर आप एक्सपैट हैं और आपको जाना है। तो मतलब ये एक बैकवर्डनेस शो कर रही होती है एक कंट्री की, कि वो बजाय इसके कि वो फॉरवर्ड लुकिंग हो और चीज़ें खोले, वो जो है वो बैकवर्ड पीछे चल रहा होता है। सो इसकी इन वजह इस क्या है? मुझे इस समझ नहीं आया कि ये इसमें उन्होंने क्यों रखा हुआ है? मतलब यानी कि कंट्रोल करने के लिए कोई जो कंट्रोल है करने के लिए, हाँ, वादा जो करके नहीं रीज़न भाग रहा? बताया वो कंट्रोल करने हाँ, के लिए, कि हम जो है वो अपना ज़्यादा अच्छी तरह से कंट्रोल कर सकें एंट्री और एग्ज़िट को। और कुवैत में भाई हाँ। अभी रिसेंटली मैंने सुना था वहाँ लोड शेडिंग होना शुरू हो गई थी, क्योंकि वो रियली? इतना मिसमैनेज कंट्री है। यस। वॉव! तो मतलब पावर लोड शेडिंग जो है वो भी उस पॉइंट पर पहुंच गया था, कुछ एरियाज के अंदर हुई थी अभी कुछ दिनों पहले, मैं न्यूज़ में पढ़ रहा था। तो कुवैत इज़ वेरी मिसमैनेज्ड, ऑल्दो के वही बात है ना, आपके पास दौलत हो सकती है, दौलत नाइजीरिया के पास भी है, और अगर आप देखा देखा जाए, आप इस पूरे रीजन के अंदर ऑयल, यूर लाइक जो कंट्रीज़ हैं उनके पास बहुत ज़्यादा ऑयल है। कुछ हुँ। कंट्रीज़ के पास ज़्यादा है, कुछ कंट्रीज़ के पास कम है। बट बहुत कम कंट्रीज़ ऐसे हैं जो उनको इफेक्टिवली ऑप्टिमाइज़ कर रहे हैं, यूटिलाइज़ कर रहे हैं। मतलब दुबई को आप देख लें, उसकी जीडीपी में आपको हार्डली कुछ परसेंटेज मिलेंगे जो अब तो ऑयल, काफ़ी कम हो गया है। हाँ, तो हुँ, बाकी उनके पास और सेक्टर्स हैं। अगर ऑयल ऊपर चला जाए, नीचे चला जाए, तो अब उनको फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, अबू धाबी के अंदर इस वक़्त भी बहुत बड़ी एक परसेंटेज है जो ऑयल बेस्ड है जीडीपी, बट एट द सेम टाइम वो भी डाइवर्सिफ़ाई कर रहे हैं उसको। सो लेकिन हर कंट्री नहीं कर रहा होता। आज अगर मैं कहता हूँ पाकिस्तान को ऑयल मिल जाए ना, तो बस वो मेरे ख़्याल से बस कहेंगे अब ये मिल गया तो मिल गया। जिस हाँ। तरह हमने गैस के साथ किया, कि गैस इतनी ज़्यादा थी हमारे पास, हम उसको जो है ना फूँक रहे थे हर जगह, वो अब ख़त्म हो गई। तो वो चीज़ें हुँ, फॉरवर्ड लुकिंग अगेन, जो अगर आपकी मैनेजमेंट होती है, आपकी कंपनी के देखा जाए तो मैनेजमेंट होती है, अगर आप विजन कंट्री होनी लेवल पे चाहिए। जाए तो हाँ। लीडरशिप होती है, और घर के हुँ। लेवल पे देखा जाए तो फिर जो भी ब्रेड ब्रेड विनर है या जो घर के बड़े हैं, उनको देखना चाहिए इन चीज़ों को।
बिल्कुल। आपका विज़न होना चाहिए कि भई नेक्स्ट 5 ईयर में क्या करना है, 10 इयर्स में क्या करना है। जो लॉन्ग टर्म की प्लानिंग है वो बताती है ना कि भई आपने, क्योंकि कोई भी रिसोर्स हमेशा नहीं रहती, परमानेंट नहीं रहती। वो इवेंचुअली फेज़ आउट होती है और मेरे ख़्याल में दुबई का भी कंसेंसस ये था कि भई इवेंचुअली ऑयल डिप की जो डिपेंडेंसी है वो फेड आउट हो जाएगी। तो उन्होंने पहले से अपने आप को प्रिपेयर किया कि किस तरह हमने अपनी इकॉनमी को डाइवर्स करना है, ताकि ऑयल अगर ना भी रहे, तो हमारी जो इकॉनमी है वो चलती रहे उसके बाद भी। तो आई थिंक दैट दैट एक दुबई ने एग्जांपल सेट की है पूरी दुनिया में कि किस तरह आप अपनी इकोनॉमी को जो है ना वो बिल्कुल डाइवर्सिफाई कर सकते हैं जो ट्रेडिशनल आपके जो रिसोर्सेज होते हैं उससे। यार मैं सोच रहा हूँ नेक्स्ट वीडियो में हम नॉर्वे के जो वेल्थ फंड है ना, उनका सॉवरेन वेल्थ फंड है, उसको डिस्कस करना हुँ, चाहिए। उस पे मैंने एक वीडियो 4 साल पहले बनाई थी, जब मैंने स्टार्ट किया था। मैंने उसको सर्च किया था, देखा था, मैंने उसको कन्वर्ट किया था कि यार ये जिस तरह से इन्होंने अपने आप को डाइवर्सिफाई किया है, उस तरह से लोगों को अपने घर को डाइवर्सिफाई करना चाहिए, क्योंकि हाँ, उनके पास भी ऑयल की बहुत वेल्थ है, बट उन्होंने वो पूरी की पूरी जो है ना सिस्टम बनाया है एक। और काफ़ी काफ़ी एग्जांपल्स हैं। कतर का भी ज फंड जो है ये भी एक काफ़ी हाँ हाँ, ग्रो कर चुका है अब तक, और मेरे ख़्याल में एग्जैक्टली, अबू सऊदीज़ ने धाबी का भी भी अभी है। शुरू किया रिसेंटली, जो हाँ, उनका जो अबू धाबी का वेल्थ भी है। पीआईएफ जिसको कहते हैं। तो काफ़ी हम्म। कंट्रीज़ इस पे काम कर रहे हैं और आई थिंक यहाँ इस पे काफ़ी अच्छा हम बात कर सकते हैं इस टॉपिक के ऊपर। एग्जैक्टली, क्योंकि वो कन्वर्ट एग्जैक्टली हो जाता है आपकी पर्सनल इनकम के ऊपर। या किसी भी कंट्री को अगर ग्रो करना है तो वो देखना चाहिए कि किस तरह से आपका जो वेल्थ फंड है वो क्या कर रहा हुँ, है और वो कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट्स कर रहा है। तो बिल्कुल नॉर्वे वाले को डिस्कस करेंगे, और उसके बाद और भी अगर जो पब्लिक इन्फॉर्मेशन, नॉर्वे की बहुत ज़बरदस्त पब्लिक इन्फॉर्मेशन थी, तो वो तो मुझे पता है कि वो अवेलेबल होगी। बाकियों का मुझे नहीं पता, बट लेट्स से नेक्स्ट टाइम लोग कमेंट्स में भी बताएं कि अगर उसको डिस्कस करना है तो हम उसको डिस्कस करते हैं। एनीथिंग बिल्कुल। लेफ्ट आउट टू बी डिस्कस फॉर दिस आई वीक्स? थिंक दैट वाज़ इट। और थोड़ी-सी हमारी लंबी हो गई पॉडकास्ट। तो फ़ोक्स जो देख रहे हैं तो प्लीज़ हमें फ़ीडबैक दीजिए, हमें कमेंट्स में बताइए कि आपको कोई और टॉपिक इसमें ऐड करवाना है या कोई और चीज़ आप चाहते हैं कि हम इस पे डिस्कस करें, प्लीज़ लेट अस नो, और हम इसको वीकली बेसिस पे कंटिन्यू रखेंगे। और या लेट्स रैप इट अप। राइट। चलो यार, थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। ओके, थैंक यू अली। ओके।